Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing three major articles. पिछले कुछ समय से दिवाली की छुट्टी के कारण हमारी क्लासेस नहीं हो पाए, बट आइए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं अपनी क्लासेस की। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, कॉन्सेप्ट समझेंगे। डाटा इतना रेलेवेंट नहीं है बट कंसर्न्स हैं कुछ हमारे, हम उनको भी समझेंगे। फिर हम चेस 2 के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में जापान के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं एफडीआई का, जिसका अभी रीसेंट डाटा आया है आरबीआई की तरफ से दैट इंडिया का एफडीआई 159% से डिक्लाइन किया है अगस्त मंथ के अंदर। आइए समझते हैं इसे। देखिए, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कोई विदेश से आपकी कंट्री के अंदर पैसा डाल रहा हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक पर्सन है जॉन विक। जॉन विक को बंदूक की एक फैक्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करना है एंड ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं मुन्ना त्रिपाठी के साथ। अब मुन्ना त्रिपाठी आपको पता है मिर्जापुर के किंग हैं। तो लेट्स से जॉन विक और ये मिलके यहां पर धंधा करना स्टार्ट करते हैं और जॉन विक ने 20% यहां पे पार्टनरशिप की है मुन्ना त्रिपाठी के साथ। तो मतलब यहां पे 20% उसका हिस्सा खरीद लिया है। तो मैनेजमेंट का हिस्सा भी बनता है जॉन विक, डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा है एंड कहीं ना कहीं जो कंपनी की फंक्शनिंग है उसके साथ भी यहां पे वर्क कर रहा है। एंड मोर ओवर जॉन विक के पास बंदूक बनाने की कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, तो ये उस टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी यहां पे मुन्ना त्रिपाठी को देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, वो शॉर्ट टर्म होती है, ये लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि आप प्रॉफिट मोटिव के साथ आते हो। जैसे ही आपको लगता है कि भाई इस में से मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट फेच कर लिया है, तो आप उस इकोसिस्टम को छोड़ के चले जाते हो। तो इस वजह से उसे हॉट मनी कहा जाता है। जैसे ही आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन चेंज होती है तो एफआईआई सबसे पहले उड़ के जाता है। तो दैट्स देयर। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, किसी भी इकोनॉमी के लिए काफी क्रुशियल होता है, बिकॉज अगर ये अच्छा रहेगा तो कंट्री की डेवलपमेंट काफी अच्छी रहती है। तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, डाटा ये कहता है कि भाई इंडिया के अंदर ओवरऑल ग्रॉस एफडीआई 30% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन किया एंड 45% से आपका मंथली बेसिस पे डिक्लाइन किया, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। टोटल 6.5 बिलियन डॉलर की आपके पास 6.05 बिलियन डॉलर की आपके पास एफडीआई इनफ्लो रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो 4.93 बिलियन के आसपास रहा है। ऑल्दो इसमें 5.4% का डिक्लाइन देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 30% का इंक्रीज देखने को मिला है। ओवरसीज फंड फर्म्स में कितना इन्वेस्ट किया है, 1.73 बिलियन डॉलर का हमने इन्वेस्टमेंट किया है और ये इन्वेस्टमेंट पहले से थोड़ा कम हुआ है, तो ये भी चीज है। बट ये फैक्ट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एवरी मंथ इट गोना चेंज। बट यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि रीसेंट टाइम में एफडीआई क्यों कम हुआ। तो पहली चीज, यूएस में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से एक सेफ एवेन्यू यहां पे इन्वेस्टमेंट का यूएस में आपको देखने को मिल रहा है। मतलब आप ये मान के चले, कहीं भी कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है तो प्रॉफिट उसका मोटिव होता ही होता है। पर जब आपको यूएस के अंदर ही अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा हो तो आप बाहर नहीं इन्वेस्ट करेंगे। मोर ओवर ग्लोबल टेंशन, चाहे आपकी ट्रेड वॉर हो, चाहे आपके वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे आपका यूक्रेन क्राइसिस चल रहा हो, तो इससे इन्वेस्टर हमेशा एक सेफ बेट के ऊपर अपने पैसे को बेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिली। डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं, जैसे पॉलिसी में अनसर्टेनिटी है, कई सेक्टर्स में आपको अप्रूवल बहुत स्लो मिल रहे हैं, रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है। देन प्रॉफिट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हो कि रुपये की डेप्रिसिएशन की वजह से नहीं बना पाए हो, तो वो भी एक रीजन रहा है। क्योंकि डॉलर में आप चेंज करते हो तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा। मान लो आपने 10 लाख रुपए का बेनिफिट किया, बट एक्सचेंज रेट में आपका डॉलर के साथ रुपये की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट करी, तो ऑटोमेटिकली वो असर आएगा आपका। फिर पिछले मंथ में आपकी इनफ्लो बहुत ज्यादा हाई थी, तो बेस इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है एंड कुछ सेक्टर्स में आपको स्लो डाउन भी देखने को मिल रहा है। अब कहते हैं कि आप करें क्या जिससे ये प्रॉब्लम सही हो सकती है। तो आप सेक्टर वाइज इंसेंटिव देना स्टार्ट करो रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिससे आप और ज्यादा एफडीआई को प्रमोट कर सकते हो। मैक्रो स्टेबिलिटी लेके आओ, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखो, करेंसी को स्टेबल रखो, फिजिकल हेल्थ जो है आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा बोरोइंग ना करे गवर्नमेंट तो बेटर रहेगा। आप
री इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करो कि भाई आप प्रॉफिट लेके बाहर मत जाओ, आप इंडिया में हम आपको और अपॉर्चुनिटी देते हो जिससे आप और पैसा कमा सकते हो, तो वो चीज आप कर सकते हो। गिफ्ट सिटी कहीं ना कहीं आप इसको यूज कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से बूस्ट कर सकते हो कैपिटल इनफ्लो को। मोर ओवर आपको स्ट्रेंथन करने होंगे अपने टाइज अलग अलग कंट्रीज के साथ, जिससे एफडीआई की प्रमोशन आप और ज्यादा कर सके। दिस वाज आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल 2 में हम बात करेंगे चंद्रयान मिशन की। चंद्रयान 2 जो कि आप कह सकते हो कि एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर मिशन था, जिसमें लैंडर एंड रोवर आपका मिशन फेल रहा, बट ऑर्बिटर अभी भी चल रहा है। इसमें हमने चेस 2 करके एक डिवाइस यूज किया, जो कि चंद्रमा का यानी चंद्र का एक्सोस्फेयर को क्या कर रहा है, आप ये कह सकते हो ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये जो मिशन है चंद्रयान, ये 2019 में लॉन्च किया गया था जीएसएलवी मार्क 3 के थ्रू। आपने ये बताना है आज के कमेंट सेक्शन में ये कौन सा मिशन नंबर था, कई बार यूपीएससी आपसे पूछ लेता है। तो इस मिशन के थ्रू इसे लॉन्च किया गया था। अब ये इंडिया का सेकंड लाइक लूनर मिशन कह सकते हो आप। अभी 10 मई 2024 को इन्होंने कुछ लूनर स्पेस के अंदर कोरल मास इजेक्शन यानी सोलर फ्लेयर, इसके इंपैक्ट को स्टडी किया लूनर सरफेस के ऊपर। तो कहते हैं कि भाई ये चेस जो है इसे चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 कहा जाता है। ये चंद्रयान 2 का पार्ट था जो कंपोजिशन, डेंसिटी एंड वेरिएशन लूनर एक्सोस्फेयर में कैलकुलेट करता है। इसे स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी ने डेवलप किया एंड कहीं ना कहीं ये इसका पहला मिशन आपका चेस 1 जो इम्पैक्ट प्रोब था हमारा, उसके साथ लूनर 1 के साथ गया था। अभी हमने डिटेक्ट किया है कि भाई जो डे साइड जो एक्सोस्फेयर की डेंसिटी है, वो प्रेशर है जो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है, वो भी न्यूट्रल एटम्स का। मोर ओवर टोटल डेंसिटी अगर हम बात करें न्यूट्रल एटम की इंक्रीज होती है इस एरिया में, खासकर डे साइड में। यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिला कि भाई सोलर एक्टिविटी की वजह से आपका जो सरफेस है और नियर सरफेस एनवायरनमेंट है वो बहुत तेजी से चेंज होता है। एंड इसमें एक क्रूशियल फाइंडिंग ये भी रही है कि भाई जो आपके लाइक आप कह सकते हो कि लाइक इससे हम ऑब्जर्वेशन ड्राइव करेंगे, मतलब सोलर फ्लेयर के बारे में अंडरस्टैंडिंग हम बिल्ड कर पाएंगे, उससे फ्यूचर में हम उस तरह के मटेरियल को बिल्ड कर पाएंगे जो सोलर फ्लेयर में विथस्टैंड कर सके। तो ये चीजें हैं जो आपको इस मिशन के बारे में याद रखनी है। बाकी लूनर एक्सोस्फेयर अगर हम बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर है लूनर सरफेस की, जो कि बहुत थिन है, ऑलमोस्ट वैक्यूम जैसी है। हीलियम, आर्गन, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन ऐसी गैसेस देखने को आपको मिलती हैं। एंड ये सोलर रेडिएशंस और लाइक जो मेटियोर्स के इम्पैक्ट हैं उसके कारण इसके ऊपर खासा इन्फ्लुएंस आता है। ये चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आज का आखिरी आर्टिकल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट जापान। जापान में पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर अभी अपॉइंट की गई है। तो जापान 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होकाइडो आइलैंड्स, होन्शु आइलैंड्स, देन शिनुकाकू आइलैंड्स एंड देयर इज क्यूशु आइलैंड्स। जापान की बात की जाए तो यहाँ पे आपको रिवर्स वगैरह तो बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। 73% ये माउंटेन से कवर्ड है। माउंट फूजी जो है जापान की हाईएस्ट पीक है एंड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर ये लोकेटेड है। 3 डिस्प्यूटेड एरिया इसके आसपास आपको देखने को मिलते हैं। वन इज कुरिल आइलैंड्स, जो कुरिल आइलैंड्स है कहीं ना कहीं रशिया के साथ इसका एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। देन नीचे की तरफ शिनुकाकू आइलैंड्स आ जाते हैं। शिनुकाकू आइलैंड्स आपके चाइना के साथ डिस्प्यूटेड है एंड डोकाडू आइलैंड्स ये साउथ कोरिया के साथ इसका डिस्प्यूटेड पार्ट है। यहाँ पर सी ऑफ जापान आपको देखने को मिलता है, सी ऑफ ओखैट नॉर्थ में देखने को मिलता है, ईस्ट चाइना सी नीचे की तरफ देखने को मिलता है और ये पैसिफिक है। ये चीजें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं कल एक नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।